आज बात हम कर रहे हैं लगातार अमेरिका रूस के बीच अलास्का में बैठक की, जो कि सिर्फ एक बायलैटरल पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि ये वैश्विक पटल पर एक व्यापक कूटनीतिक और रणनीतिक मोड़ हो सकता है। इसमें भारत, यूरोप, यूक्रेन और अन्य वैश्विक शक्तियों का जो दृष्टिकोण है उसका समावेश है और इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय ये बना देता है। अब इस पूरे संदर्भ में हम भारत के रोल को भी समझते हैं। ये जो बैठक है उसका स्वागत करता है भारत, और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इंडिया वेलकम्स द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन द यूएस एंड द रशियन फेडरेशन फॉर अ मीटिंग इन अलास्का। दिस मीटिंग होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग टू एन एंड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। दिस इज नॉट एन एंड ऑफ वॉर। तो ये जो बयान है एमईए की ओर से, ये बयान उस प्रधानमंत्री मोदी के उस दृष्टिकोण से मेल खाता है जिसमें वो कहते रहे हैं अब तक कि दुनिया को अब संवाद और शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए, ना कि युद्ध की ओर। ये जो रुख है महत्वपूर्ण रूप से सचेत और संतुलित लगता है, विशेष रूप से तब जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर नए टैरिफ लगाए हैं और इसके बावजूद भारत ने बैठक को यूक्रेन संकट के संभावित समाधान की दिशा में एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा है। यूरोप से एक स्पष्ट और सशक्त प्रतिक्रिया सामने आई है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, यूके, फिनलैंड समेत कई देशों ने संयुक्त रूप से यह संदेश दिया है कि पीस कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट यूक्रेन्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। ये हर कहीं रिपोर्ट किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस बैठक में यूक्रेन को शामिल किए बिना किसी वार्ता की वैधता संदिग्ध होगी, सस्पेक्टेड होगी। एक उच्च जानकार कहते हैं कि यदि किसी समझौते में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, विशेषकर क्षेत्रीय मामलों को लेकर, तो ये शांति नहीं बल्कि विनाशकारी भूल हो सकती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की दृढ़ता से इस बैठक में शामिल नहीं होने की स्थिति में किसी भी समझौते को डेड सोल्यूशन घोषित कर चुके हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एनी डिसीजन टेकन विदाउट यूक्रेन विल बी स्टिल बॉर्न एंड अनवर्केबल। उन्होंने बेर्लिन में ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक में क्लियरली कहा कि कोई भी घोषणा तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक स्थायी संघर्ष विराम और सुरक्षा गारंटी ना हो। अलास्का बैठक केवल राजनीति का एक टुकड़ा नहीं है, ये ऊर्जा नीति, रक्षा गठबंधनों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और भविष्य के वैश्विक मामलों को प्रभावित कर सकती है। यहां कुछ की पॉइंट्स पर बात करना जरूरी है। पहला, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा। रूस अलास्का के समीप स्थित है और उसकी ऊर्जा नीति का प्रभाव इस बैठक से जुड़ा हुआ है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए ये विषय है। दूसरा, रक्षा साझेदारी। ब्रिटेन ने रीएश्योरेंस फोर्स की योजना तैयार की है जो पश्चिमी यूक्रेन में हवाई निगरानी और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह प्रतिनिधित्व करता है कि यूरोप शांति के बाद रक्षा संरचना को कैसे कंट्रोल करेगा। तीसरा, न्याय और कानून। कई यूरोपीय नेता जैसे कि जर्मन के चांसलर मर्ज और फ्रांस के मैक्रोन, उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोई भी समझौता जब तक यूक्रेन शामिल नहीं होता वो तब तक अनुचित है। और चौथा, उग्र वैश्विक गठबंधन। वेमार्ट प्लस जैसे मंचों में यूरोपीय देशों ने शांतिपूर्ण और न्याय संगत समाधान की दिशा में एक दूसरे का समर्थन किया है। इस बात को दोहराया है कि रूस को दबाव में रखा जाए और शांति यूक्रेन के हितों की रक्षा के साथ बनी रहे। तो अलास्का के मंच पर यह बैठक केवल दो राष्ट्रों का मिलन नहीं है, ये एक सामरिक संगम है जो ये तय करता है कि भविष्य कितने न्यायपूर्ण, समावेशी और स्थायी होगा। भारत ने अब तक स्पष्टता और शांति का रुख अपनाया है और शांति प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा है। यूरोप ने यह सुनिश्चित किया है कि शांति केवल न्याय के साथ बने और यूरोपीय सहयोग ही रास्ता हो। और यूक्रेन, उन्होंने अपनी संप्रभुता और भागीदारी की अनिवार्यता पर जोर दिया है। कोई समझौता जब तक उसने भाग नहीं लिया वो अर्थहीन है, उसका कोई बेस नहीं। और वैश्विक रणनीतिक संतुलन, ऊर्जा, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इस बैठक की वैधता और परिणामों पर असर डालेंगे। ओवरऑल ये देखा जाना बाकी है कि क्या ये जो बैठक है
एक न्यायपूर्ण और समावेशी ग्लोबल शिफ्ट की शुरुआत आगे आने वाले समय में करेगी, या फिर किसी अधूरी या विवादित कूटनीति का नया अध्याय बनेगी। हम इसे सम अप ऐसे कर सकते हैं कि अलास्का में ये बैठक, ये ऐतिहासिक बैठक वैश्विक राजनीति के सेंटर में एक निर्णायक मोड़ बन चुकी है। एक ओर संघर्ष को समाप्त करने की उम्मीदें, तो दूसरी ओर ऐसा प्रपोजल जो इंटेग्रिटी और मोरालिटी दोनों को चैलेंज देती है। भू राजनीतिक ताकतें अपनी अपनी शर्तों के साथ शांति की परिभाषा गढ़ना चाहती हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो परिभाषा न्याय के साथ खड़ी हो सकती है या नहीं। अब तक भारत ने जहां संवाद को प्राथमिकता देते हुए बैलेंस साधा है, तो वहीं यूरोप और यूक्रेन इस बात पर अड़िग है कि शांति, सहभागिता और संप्रभुता के सम्मान के बिना यह अधूरी है। ये बैठक महज दो देशों की बातचीत नहीं, बल्कि वैश्विक सिद्धांतों की एक परीक्षा है। सवाल है कि क्या शांति क्षेत्रीय समझौतों से आएगी या न्यायपूर्ण भागीदारी से? क्या ये वार्ता इतिहास का नया अध्याय लिखेगी या फिर वो पुरानी गलती दोहराएगी, जहां ताकतवर की सहमति को ही समाधान मान लिया जाए? दुनिया देख रही है, फैसला सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि समय का होगा। अब देखना यह है कि क्या ये शांति का आरंभ है या एक और अधूरा वादा।